हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम यूजीसी नेट 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम इसके पहले भी हम दो पार्ट में यूनिट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। दो पार्ट में हम फूड एंड न्यूट्रिशन एंड टेक्सटाइल के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस which one of the following is not classified as an entrepreneur? So यहाँ से आपका क्वेश्चन है। इसका पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देते हैं। पहले हम समझते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप और व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट while taking on फाइनेंशियल रिस्क। मतलब हमें कुछ नया करना है, कुछ नया करने में बहुत सारी रिस्क भी होंगी, ठीक है। हमें कुछ प्रॉफिट मिले उससे, कुछ हमें नया करना है जिसमें कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकती है। तो ये एक प्रोसेस हो गई। जो रिस्क लेने वाला बंदा है, जो रिस्क लेने वाला पर्सन है, वो एंटरप्रेन्योर हो गया और इस प्रोसेस को बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम इसका क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपका ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस बात हो रही है क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस हम अगर इसको क्लासीफाई करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, जो कि कोई नया चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इतना मामा अर्थ का आ रहा है, ऐड आ रहा है ना। उन्होंने फील किया कि केमिकल फ्री, जो भी सल्फर वगैरह है इनकी फ्री हमें कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड करनी है बच्चों के लिए, केमिकल्स हार्मफुल हैं, तो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से बनाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर हो गया। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर हो गया कि ट्रेडिंग कर रहा है वो नेशनली, इंटरनेशनली, कैसे भी ट्रेडिंग हो सकती है कि हमने जो हमारा बना बनाया प्रोडक्ट है उसको लिया फिर उसको आगे सेल किया। रिटेलर एंटरप्रेन्योर हो गया, रिटेल में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हो गया, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी में कुछ नया कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम बिजनेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, रिटेलर एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा है टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन आपका एंटरप्रेन्योर में क्लासीफाई नहीं हो रहा है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? रिटेल पढ़ा, एक्सपोर्ट ये आपका इसमें आ जाएगा ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर में। देन आपका रूरल एंटरप्रेन्योर हमने पढ़ा, होलसेल ट्रेड ये आपका इसमें नहीं आ रहा है। सो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डे लाइट क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इनसाइड द रूम इज। देयर आर 4 ऑप्शंस: लक्स, ग्लेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ब्लेज। वन बाय वन हम पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनके क्या मीनिंग्स हैं इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डे लाइट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो पहले हम इसको समझ लेते हैं। डे लाइट क्वेश्चन या डे लाइट फैक्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। डे लाइट मतलब जो सन से हमें लाइट मिल रही है। तो डे लाइट क्वेश्चन हो गया रेशियो ऑफ द लाइट लेवल इनसाइड अ स्ट्रक्चर टू द लाइट लेवल आउटसाइड द स्ट्रक्चर। कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या लाइट है और इसके क्या बाहर लाइट है, इसी का जो रेशियो है इसी को हम बोल रहे हैं डे लाइट फैक्टर या डे लाइट क्वोशिएंट, ठीक है। ये परसेंटेज में हमने 100 से इंटू कर दिया तो परसेंटेज में है। तो इसमें एनर्जी क्या है? इनसाइड अपॉन एनर्जी जो आउटसाइड है, जो एमिटेड लाइट है इनसाइड अपॉन आउटसाइड। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पर क्या लाइट पड़ रही है, ऑब्जेक्ट के बाहर क्या लाइट है, इसी का जो हमारा रेशियो है इसी को बोलते हैं डे लाइट क्वोशिएंट या डे लाइट फैक्टर। नेक्स्ट लक्स। लक्स क्या है? ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है विच डिस्क्राइब्स हाउ मच लाइट फॉल्स ऑन अ सर्टेन एरिया। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे कितनी लाइट एमिट कर रही है, कितनी लाइट उस पर पड़ रही है, ये होता है लक्स। अभी जैसे ये बल्ब है, इससे कितनी लाइट निकल रही है टोटल, वो ल्यूमेन हो गया। बट इससे कितनी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, इस ऑब्जेक्ट पे कितनी लाइट पड़ रही है, इसकी कितनी लाइट इस पे एमिट हो रही है, तो ये लक्स हो गया, ठीक है। इसको अगर हमें मेजर करना है तो हम लक्स मीटर से मेजर करते हैं। अब इसको हम रख देंगे यहाँ पे, हम रख देंगे, जितनी लाइट इस पे पड़ेगी तो रीडिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये लक्स मीटर से हम इसको मेजर करते हैं। देन नेक्स्ट ग्लेयर।
ग्लेयर क्या है? डिफिकल्टी ऑफ सीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट। जैसे बहुत लाइट पड़ती है तो हमें देखने में जो डिफिकल्टी होती है, इसको बोलते हैं ड्यू टू ग्लेयर। ग्लेयर की वजह से ये चीजें होती हैं। ब्लेज लाइट क्या है? ब्लेज लाइट आपने जैसे टॉर्च वगैरह में देखा होगा कि ब्लेज लाइट लिखा रहता है, जैसे बहुत फोकस लाइट, बहुत ब्राइट लाइट, दूर तक दिखता है। टॉर्च वगैरह में आपको कहीं पे फोकस हो रहा है, बहुत दूर तक दिख रहा है, ब्राइट लाइट है, तो उसको ब्लेज लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है द डे लाइट क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इन साइड द रूम इज। अब किसी एक पॉइंट पे बात हो रही है, ठीक है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी लाइट पड़ रही है। द डे लाइट क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इन साइड द रूम इज, तो किसी रूम के अंदर कितनी लाइट पड़ रही है, तो वो क्या हो गया? लाइट की इंटेंसिटी हो गई, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कि उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, जितनी किसी पॉइंट पे लाइट पड़ रही है वो उसकी इंटेंसिटी हो गई। क्लियर? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्ट दैट गवर्न्स कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इज। तो जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को जो एक्ट गवर्न कर रहा है वो कौन सा एक्ट हो गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना। ये हमने एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे ये काम है। ठीक है, ए इज करेक्ट। बाकी के हम एक्ट्स देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1986 में। यहाँ पे तो आपसे क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछ लिया है, कई बार आपसे इसका ईयर पूछते हैं कि किस ईयर में ये लॉन्च हुए हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम सेलिब्रेट करते हैं मार्च 15 ऑफ मार्च को, एंड नेशनल कंज्यूमर राइट डे हम करते हैं 24 दिसंबर को। ये कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट है या नेशनल है। नेशनली अगर हम करें, इंडिया की बात करें तो 24 दिसंबर को, और वर्ल्ड लेवल पे 15 ऑफ मार्च को होता है। MRTP क्या है? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, मोनोपोली के अगेंस्ट में ये बना था 1969 में। एंड PFA आपको पता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को एक्ट गवर्न करेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट, अ मार्क दैट इंश्योर्स द प्रोडक्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो उस पर कौन सा मार्क रहेगा? इको मार्क ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर देन इसमें दिया है हॉल मार्क, AG मतलब एग्रीकल्चर मार्क हो गया आपका, एग मार्क, और BIS हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो हॉल मार्क क्या हो गया? कोई भी एक आपका एक मार्क हो गया, कोई भी एक निशानी। BIS क्या है? एक हॉल मार्क की, ये सारे हॉल मार्क हैं। तो ये आपका हो गया एग मार्क, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है। ISI मार्क्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस पे होता है। ये आपका हो गया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क। ये आपका गोल्ड सिल्वर पे आपने देखा होगा। FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्स ना, केचप वगैरह, सॉस, जेली, जैम, इन सब पे FPO हो गया। फिर ये ग्रीन डॉट है, इसका मतलब हो गया कि ये वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स है। आपने देखा होगा फूड में या तो ग्रीन होता है तो रेड डॉट होता है, तो ग्रीन मतलब ये वेजिटेटिव है ना, और ये नॉन वेजिटेटिव है। एंड दिस इज इको मार्क, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, इसका होगा एनवायरमेंट फ्रेंडली इको मार्क। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की प्रोसेस में क्या होता है? प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर देन कंट्रोल, देन इवेलुएट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कंट्रोलिंग के क्या क्या है पहले हम देख लेते हैं स्टेप्स। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? एनर्जाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया उसको एनर्जाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। देन उसमें चेक करेंगे, जहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट की जरूरत है तो एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, एनर्जाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन, चेकिंग एंड एडजस्टिंग। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हैं? मेजरिंग करेक्ट परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट। ठीक है, जब हम मेजर करेंगे, परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, तभी हम क्या गड़बड़ है उसमें एडजस्ट कुछ कर सकते हैं, उसको कंपेयर करेंगे। तो टेकिंग एक्शन टू करेक्ट परफॉर्मेंस ना, एडजस्ट कर रहे हैं हम, करेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे कहीं पर भी स्टैंडर्ड बनाने की बात नहीं हो रही है, स्टैंडर्ड हम पहले ही बना चुके हैं, हमने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइज करी, हम स्टैंडर्ड बना चुके हैं, स्टैंडर्ड पे ही हम काम कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड हम कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है,
डी क्या है, टेकिंग रिव्यूज फ्रॉम प्रीवियस स्टेप्स। हम प्रीवियस स्टेप को देखेंगे क्या काम हो रहा है, तभी तुम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं ना, कुछ उसमें मैनिपुलेट करेंगे, चेक करेंगे, हमें पहले का भी देखना पड़ेगा स्टेप्स। तो ये सब कंट्रोलिंग के स्टेप्स है। और इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, तो हम कोई स्टैंडर्ड कैसे काम करना है उसका स्टैंडर्ड हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं कंट्रोलिंग में, ये हम पहले ही कर चुके हैं क्रिएट। सो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following aims to improve thermal comfort and reduce energy use in residential buildings? तो आपने ग्रीन बिल्डिंग्स के नाम सुने होंगे ना, ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए तो क्या है, जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग हो ये ना, हमारी लाइट कम यूज हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें एसी कूलर नहीं लगाना पड़ा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स है, तो इसके लिए सर्टिफिकेशन मिलते हैं। बहुत सारी एजेंसी हैं इंडिया में जो कि ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए सर्टिफाई करती हैं, जैसे कि आपकी हो गई लीड, ग्रेहा, IGBC। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। लीड का फुल फॉर्म क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये यूएस का है एजेंसी है, बट ये इंडिया में भी है, रन है। देन आपकी हो गई ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट assessment, GRIHA, and another one is Indian Green Building Council ratings। तो एग्जाम में कई बार ये तीनों आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए इंडिया में 3 एजेंसीज काम करती हैं, मेनली 3 एजेंसीज ये सर्टिफाई करती हैं कि हमारी बिल्डिंग एज अ ग्रीन बिल्डिंग है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमें बहुत ज़्यादा लाइट प्रॉपर आ रही है, इस तरीके से हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है कि लाइट प्रॉपर आ रही है, हमें एसी कूलर कम लगाने की जरूरत है, वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है, तो हमारी क्या होगी, रिड्यूस एनर्जी कम यूज हो रही है, थर्मल कंफर्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू इम्प्रूव थर्मल कंफर्ट एंड रिड्यूस एनर्जी यूज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो इसका आंसर क्या हो गया, ग्रेहा। क्लियर, ये आपका ECBC है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ये आपका जैसे कि हमने क्या है, पहले हम लोग बल्ब यूज करते थे 100 वॉट का, उसकी जगह क्या आ गई है, LED। तो पावर कंजर्वेशन के लिए मेनली ये काम कर रही है ECBC, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। एंड BEE क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यही ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही आपको ECBC का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। देन हो गया आपका बिल्डिंग बाय लॉस, तो ये क्या हो गया, जैसे कोई हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें लोकल जो एक तो गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, फिर लोकली वहाँ के लोकल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हम कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कोई बहुत हॉट प्लेस है, कोई बहुत कोल्ड प्लेस है, तो लोकल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो भी हमें चेंज करना है वो इसमें आता है बिल्डिंग बाय लॉस में। तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा, ग्रीहा। ठीक है, एग्जाम में यही 3 आपसे पूछे जाएंगे मेनली, लीड, ग्रीहा, IGBC। तो आप इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लिएगा, हेल्प करेगा आपको। देन नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी इन लाइन एंड शेप, साइज, टेक्सचर, आइडिया, प्रोपोर्शन एंड कलर। तो इन सब में सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ आप प्रोपोर्शन एक खुद में ही प्रिंसिपल है। हार्मनी में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए। तो बाकी सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइन, शेप, साइज, टेक्सचर, कलर और आइडिया, ये सारे चीज मिलके हमारा कोई एक नया डिजाइन, कोई एक नई क्रिएटिविटी आती है। तो आपका क्या इसमें नहीं होगा, ई, क्योंकि ई खुद में प्रोपोर्शन, बैलेंस, हार्मनी, ये क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। तो ई इसमें भी है आपका, ई आपका इसमें भी है, ई आपका इसमें भी है, सिर्फ आपका किसमें नहीं है, ई, सी में नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर, अब आपको कैसे कैच करना है क्वेश्चन को ये समझना है, क्वेश्चन कुछ ट्रिकी थोड़े से रहते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का क्या फीचर है, कोई भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इट रिलेट्स टू वन एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो ये जब हम कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो सिर्फ वो वन एरिया को कवर करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, स्ट्रेटेजी में सारे एरिया कवर होते हैं। इट रिक्वायर्स कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट चाहिए, तभी हम कोई स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। इट इज बेस्ड मोस्टली ऑन फ्यूचर सिनेरियो, फ्यूचर सिनेरियो पे बेस्ड स्ट्रेटेजी होती है, फ्यूचर के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
फ्यूचर ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेगा, आई थिंक ये तो कोई पॉसिबल नहीं कि फ्यूचर ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फोर्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इस पर ये बेस्ड रहेगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फोर्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर बेस्ड रहेगा ये। तो आपका आंसर क्या हो गया, BCE, BCE इसमें है ए इज करेक्ट। क्लियर, क्योंकि आपका डी तो हो नहीं सकता है, इट विल नॉट अफेक्ट फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो डी इसमें भी है, ये भी गलत हो गया, आपका डी इसमें भी है, ये भी गलत हो गया। अब आपका बच्चा, आपको कुछ कंफ्यूजन इसमें हो सकता है ना ए और ई में, तो इन दोनों में देखा जाए तो ए नहीं होगा, क्योंकि वन एरिया ऑफ ऑपरेशन को तो कवर नहीं करेगा, सारे एरिया को कवर करना है। कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं ना, तो ए नहीं होगा आपका, BCE। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट आर द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इंडिया में कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की लैक है ना, तो सॉरी what are the consumer problems in India, ये पूछ रहा है। तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है ना, कंज्यूमर की प्रॉब्लम है। पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, इलिटरेसी ना, इलिटरेसी प्रॉब्लम है ना, तो ए और डी, AD किस में आ रहा है, AD इसमें आ रहा है, AD बस, और इसके साथ में ई जा रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव पैकिंग, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल सी क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग से दे दिया है, पार्ट्स ऑफ स्टेयरकेस ना, स्टेयरकेस के जो आपकी सीढ़ियाँ हैं उसके कुछ पार्ट्स हैं स्टेयरकेस के, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा सीढ़ी में क्या होता है, स्टेयर में क्या होता है, एक एक स्टेप होते हैं, हम उस पर चढ़ते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म, एक इस तरीके का आपका हॉरिजॉन्टल एरिया होता है, ये हॉरिजॉन्टल एरिया ना जिसपे हम पैर रखते हैं अपने, तो इसको ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड क्या हो गया, जिस पर हम पैर अपने रखते हैं, ट्रेड हो गया। फिर जो ये आपको वर्टिकल एरिया दिख रहा है, यहाँ पैर हम रखते हैं, फिर हमने यहाँ पैर रखा, इन दोनों के बीच का जो ये वर्टिकल एरिया हुआ, इसको राइजर बोलते हैं ना, वरना हम ऊपर कैसे बढ़ पाएंगे, डिस्टेंस तो इसी से कवर हो रही है ना, इस पर हम अपना पैर रख रहे हैं पर डिस्टेंस तो हमारी इससे कवर हो रही है ना, तो ये राइजर हो गया, ठीक है। तो राइजर क्या हो गया आपका, वर्टिकल पोर्शन ना, वर्टिकल पोर्शन है ना ये ऑफ स्टेप्स, राइजर वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप्स। बी का वन आपका इसी में ही है, बी का 1 ना। नोजिंग क्या है, जो आपको ये एज दिख रहा है, ट्रेड में जो एज दिख रहा है ये नोजिंग होता है, दिस इज नोजिंग, ठीक है, दिस इज नोजिंग, जो एज निकला होता है। तो नोजिंग का क्या हो गया, द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रेड ना, तो नोजिंग का भी आपको मिल गया। डी का सेकेंड इसी में जा रहा है, डी का सेकेंड, क्लियर। देन सोफिट क्या होता है आपका, अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर्स, जो अंडर सरफेस है स्टेयर्स के नीचे का जो पार्ट है ये सोफिट हो गया, ठीक है, सोफिट अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर्स। ई का आपका फोर्थ भी करेक्ट हो गया। ट्रेड हमने क्या बात करी थी, हॉरिजॉन्टल पार्ट द स्टेप वेयर फुट इज प्लेस्ड ना, हॉरिजॉन्टल पार्ट जहां पे हम अपना पैर रखते हैं, फुट रखते हैं। तो ए का आपका फिफ्थ। सी लास्ट बचा, सी क्या हो गया आपका थर्ड, सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट प्लेटफॉर्म। अब इसको समझ लेते हैं, फ्लाइट देखिए, जैसे हम लोग स्टेप्स चढ़ते हैं फिर एक आपको ये लैंडिंग या प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, हम सीढ़ी पे हम जा रहे हैं, हमें यूं जाना है, अब हमारा डायरेक्शन इस साइड हमें जाना है, तो ऐसे तो चले नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ पे जाके हम फिर ये नेक्स्ट जाते हैं, इसको लैंडिंग बोलते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये एक फ्लाइट हो गया।
फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया एक दूसरा फ्लाइट हो गया। तो इसमें कितने फ्लाइट हो गए स्टेयर्स में? 2 फ्लाइट हो गए, एक फ्लाइट ये, एक फ्लाइट ये, 2 फ्लाइट हो गए। ये लैंडिंग है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लाइट। तो आप देख लीजिए, आपको ट्रेड समझ में आ गया। जहाँ पे हम पैर रखते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट जहाँ पे हम अपना पैर रखते हैं वो ट्रेड हो गया। फिर वर्टिकल पोर्शन क्या हो गया? ये राइजर हो गया, जो इसके एज निकला हुआ है वो नोजिंग हो गई। सोफिट अंडर सरफेस हो गया स्टेयर्स का। और फ्लाइट क्या हो गए? सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के बिना सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये आपका फ्लाइट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कई तरीके से। तो हो सकता है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, हो सकता है एग्जाम में आपको अगली बार मैच द फॉलोइंग ना दिए, डायरेक्ट आपको नोजिंग पूछ ले, सोफिट या ट्रेड या राइजर, कुछ भी पूछ सकता है सेंटेंस देकर। क्लियर? तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका इन्होंने दिया है हाउसिंग से ही, विंडोज के टाइप दिए हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। तो पहले हम समझ लेते हैं विंडो को। ऑनिंग विंडो, आपने इस तरीके की विंडो देखी होगी वेंटिलेशन वगैरह के लिए या ऑफिस वगैरह में रहती है। ये ऊपर यहाँ पर फिक्स होती है, यहाँ पर लगी होती है, जुड़ी होती है यहाँ से। हिंज्ड ऑन द टॉप, यहाँ पे ये हिंज है, यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, ठीक है। टॉप एंड ओपन आउटवर्ड फ्रॉम द बॉटम, आउटवर्ड खुल रही है, ये ओपन हो रही है नीचे से ना, फ्रॉम द बॉटम। अलाउइंग फॉर वेंटिलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन, रेन से बचा रही है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर ये, यहाँ से ये लटकी हुई है, यहाँ से ये खुल रही है, तो इसको ऑनिंग विंडो बोलते हैं। देन डोरमर विंडो, अ वर्टिकल विंडो दैट इज सेट ऑन अ स्लैंटेड रूफ, ये स्लैंटेड रूफ पर है, वर्टिकल विंडो है, ठीक है, वर्टिकल विंडो स्लैंटेड रूफ पे, तो डोरमर विंडो बोलते हैं इसको। देन क्लेरस्टोरी विंडो, क्लेरस्टोरी विंडो क्या होगी? जैसे बहुत लंबी लंबी वॉल है तो बस ये रूफ के एकदम ये नीचे बनी हुई है, ये विंडो है ये, तो ये क्लेरस्टोरी विंडो हो गई। स्काई लाइट विंडो हो गई, इसको रूफ लाइट विंडो भी बोलते हैं। ये भी जो स्लैंटिंग रूफ है उस पर ये विंडो लगी होती है, स्काई सनलाइट डायरेक्ट आती है, स्काई लाइट विंडो या रूफ लाइट विंडो बोलते हैं। तो एग्जाम में यही चारों लाइट आपसे पूछी हुई है। तो ऑनिंग विंडो क्या है? विंडो यूनिट वेयर सैश इज हिंज्ड एट द टॉप ऑफ द विंडो फ्रेम ना, उसकी टॉप पे ही फ्रेम था ना, ये यहीं पे तो ये फिक्स था ना टॉप पे ये, और यहाँ से ये खुल रही है, तो ये क्या हो गई आपकी ऑनिंग विंडो। देन डोरमर विंडो आपकी क्या हो गई? अ वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ ना, स्लोपिंग रूफ पे अभी हमने आपको दिखाया था, ये स्लोपिंग रूफ पर बनी हुई है ना, ये सॉरी ये स्लोपिंग रूफ पर है। वर्टिकल विंडो, इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन क्लेरस्टोरी विंडो क्या होगी? विंडो और सीरीज ऑफ विंडो अलोंग द टॉप एंड स्ट्रक्चरल वॉल यूजली एट नियर रूफ लाइन ना, रूफ लाइन के नियर पे है ये, देखिए रूफ लाइन के एकदम नियर पर है, ये रूफ लाइन के नियर पर है विंडो, तो क्लेरस्टोरी विंडो हो गई। देन स्काईलाइट ना, विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ पे जो विंडो है ये स्लोपिंग रूफ है, ये ऐसे स्लोपिंग रूफ है, इस पे जो विंडो है स्काईलाइट विंडो है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये मैच कर रहा है, ठीक है, ए आपका मैच कर रहा है, ए इज करेक्ट। कुछ अदर टाइप्स के विंडो भी हैं, ये भी देख लेते हैं। केसमेंट विंडो, जो नॉर्मल हमारे घरों में विंडो होती है, केसमेंट विंडो होती है ये। फिर ये ब्लाइंड्स की जैसे जो होती है विंडो ना, वेंटिलेशन के लिए पर दिखे नहीं, तो ये लोअर्ड विंडो बोलते हैं या जेलसी विंडो बोलते हैं इनको, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लोअर्ड विंडो, जेलसी विंडो, केसमेंट विंडो, नॉर्मल ये विंडो होती है हमारे घरों में। तो आपको समझ में आ गया ऑनिंग विंडो, डॉर्मर विंडो, वर्टिकल विंडो है, ठीक है, ये वर्टिकल विंडो है। क्लेरस्टोरी विंडो, स्काईलाइट विंडो, केसमेंट विंडो, लोअर्ड विंडो। क्लियर? नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट ऑफ अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग में एनर्जी ऑडिट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगी? अगर हमें कभी भी ऑडिट करनी है तो सबसे पहले हम आपको स्टेप्स ही दिखा देते हैं सीधे, आपको इजी पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगी?
ऑडिटर क्लाइंट की मीटिंग ना, सबसे पहले मीटिंग होगी, मीटिंग के बिना कोई ऑडिट कैसे होगी। देन साइट का इंस्पेक्शन होगा ना, ऑडिटर क्या करेगा, साइट का इंस्पेक्शन करेगा, साइट का इंस्पेक्शन किया। फिर एनालाइजिंग द पास्ट पैटर्न ऑफ एनर्जी यूज, उसने इसको एनालाइज किया। देन ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर अपने उसको एनालाइज करके उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाएगा। देन हम उसको इम्प्लीमेंट, जो उसने रिकमेंडेशन दी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब इसका अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप समझ जाएंगे सी सबसे पहले आएगा ना। अगर जब तक कोई मीटिंग ही नहीं हो तो काम कैसे शुरू होगा ना, जब कोई मीटिंग होगी तभी काम शुरू होगा। तो आपका 1, तो सी आपका इसमें भी आ रहा है, सी आपका इसमें भी आ रहा है, अगर आपको कैच करना है। सबसे लास्ट में इसमें क्या होगा, जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन सबसे लास्ट में होगा ना उसकी रिपोर्ट का, तो डी सबसे लास्ट में होगा, डी सबसे लास्ट में होगा। इसके संग में क्या है, ए साइट का इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन तो पहले वो करेगा ना, रिपोर्ट वो बाद में अपनी दे रहा है ना, तो डी सबसे लास्ट में होगा। यहीं से आप कैच कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसने क्या किया, मीटिंग करी, साइट का इंस्पेक्शन किया, हाँ, एनर्जी के यूज के पैटर्न को देखा, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी, फिर उसने जो रिकमेंडेशन दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। क्लियर, ये कोई भी एक जनरल ऑडिट हो रही है तो उसमें ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस के आपको स्टेप्स को लगाना है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये कंट्रोलिंग के पहले का ही पार्ट हो गया। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है कि कौन सा कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है, तो स्टैंडर्ड सेट करना ये कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसी को मान के चलेंगे, उसकी आगे काम क्योंकि हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, बट ये कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये कंट्रोलिंग के पहले का ही पार्ट है, बट यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ इसलिए हमको पहले नंबर पे इसी को लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। देन हमने परफॉर्मेंस को मेजर किया। देन थर्ड नंबर पे हम कंपेयर करेंगे। पहले हमने अपने स्टैंडर्ड से हमने मेजर किया अपने परफॉर्मेंस को, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे ना, जब हम मेजर करेंगे तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो थर्ड नंबर पे ये आया। देन फोर्थ नंबर पे अब उन दोनों में कितना डेविएशन हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, जब हम मेजर कर लेंगे तब तो हम डिफरेंस निकालेंगे फोर्थ नंबर पे। फिर हमने करेक्टिव एक्शन लिए, लास्ट में हम एक्शन लेंगे ना, तो ई तो लास्ट में होगा, सभी में होगा, क्लियर हो गया ई। फिर हमने कहा था कि आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, ये कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है, उसके पहले का ही पार्ट एक तरीके से। तो सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, बी, तो आपका इसी में आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगा के समझना पड़ेगा क्वेश्चन, वैसे बहुत ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के कर सकते हैं हम। क्लियर, नेक्स्ट, अब ये assertion रीजन है, तो assertion इज लॉन्गर आउटसाइड वॉल्स शुड रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड शॉर्टर वंस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो हमारी लंबी वॉल्स हैं घर की वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, और जो छोटी वॉल्स है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। ईस्ट वेस्ट में सन की रेज उधर ही पड़ेगी, नॉर्थ साउथ में कम रेज पड़ेगी, नॉर्थ की साइड से तो रेज आएगी ही नहीं। तो दिस कॉज मिनिमम वॉल एरिया टू एक्सपोज द डायरेक्ट सन रेज एंड दिस कॉज लेस एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन ऑफ हीट। तो सही बात बोल रहा है ये भी ना, अगर ईस्ट वेस्ट में हमको धूप पड़ती है, सन रेज आती हैं, क्योंकि साउथ और नॉर्थ की साइड से तो सनरेज आएगी नहीं, तो कम एक्सपोजर पड़ेगा। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया ये, ठीक है, तो ए इज करेक्ट। तो आज हमने फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपके इस पेपर में आए हुए थे। टोटल 14 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से आए थे पेपर में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आपने अगर लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करिए, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, मेरे को भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। मैं ऐसी और एफर्ट्स करूँ आपके लिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक।